जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के दूसरे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर हमारे भारतीय लोगों को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए और उस देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी एक नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। और वो जो नियम कानून जिस किताब में कह सकते हैं लिखा जाता है, वो किताब ही क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और वही उसी संविधान का जो विकास किस प्रकार हमारे भारतीय लोगों ने किया, उसमें क्या किसका भूमिका है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है जब हमारे भारत में एक विदेशी कंपनी आती है। ये मान लेते हैं कि हमारा देश भारत है। इस भारत देश में एक विदेशी कंपनी आती है जो यूरोपीय कंपनी है, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में किस उद्देश्य से आती है? अब सभी को पता होगा कि ये भारत में है, जो आती है वो व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, कौन? एलिजाबेथ ब्रिटेन की ये महारानी है एलिजाबेथ। इन्होंने एक अध्यादेश जारी करती है। क्या अध्यादेश जारी करती है? उसमें लिखा रहता है कि जितने भी यूरोपीय कंपनी है वो पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करने के दौरान क्या किया कि उन्होंने बताया कि पूर्वी देशों के साथ वो अध्यादेश 15 वर्षों तक के लिए था। धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया। एक समय आया कि जो यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबसे पहले 1600 ईस्वी में आई। तो आने के बाद ये अस्थायी कंपनी एक बैठाई, मसूलीपट्टनम में बैठाई। अस्थायी कंपनी बैठाने के बाद ये 1608 ईस्वी में सूरत में, कहां पर? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कंपनी बैठा। अस्थायी कंपनी स्थापित हुआ कहां पर? सूरत में। धीरे धीरे कंपनी के द्वारा व्यापार किया जाने लगा। और व्यापार के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राजनैतिक भाग पर भी वो अपना क्या कब्जा करने लगे। इसी दौर में जो यहाँ के हमारा देशी रियासतें थी, कह सकते हैं, जो राजा महाराजे थे अलग अलग, जैसे मुगल वंश था, तो वो क्या किया कि उनके साथ युद्ध प्रारंभ किया। सैनिकों की सहायता से युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध प्रारंभ करने के बाद वो, जैसे कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, ये दोनों युद्ध ही क्या कर दिया? भारत की रूपरेखा को क्या कर दिया? पलट दिया। रूपरेखा पलटने का मतलब, जो यहाँ मुगल वंश का शासन चल रहा था वो मुगल वंश के शासन छिन गया और शासन किसके अंतर्गत आ गया? अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। और उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे यहाँ आक्रमण करके यहाँ के शासकों को हराने के बाद राजनीतिक शक्तियां प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? राजनीतिक शक्तियां प्राप्त कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हुई तो भाई, जहां की एक कंपनी है ब्रिटेन, वो भी तो इस पर नजर गड़ाए है। वहां की कंपनी है तो वहां की जो ब्रिटेन के जो संसद है, ये संसद ही पारित करता था जो भी एक्ट, चार्टर एक्ट कह सकते हैं,
देता था कि 15 वर्ष बढ़ा बढ़ा के वो बोला था कि भाई आप लोग पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं, आप लोग व्यापार कर सकते हैं। वो ये भी तो देख रहा था, ये देख रहा था कि वो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापारिक शक्तियां प्राप्त के साथ साथ राजनैतिक शक्तियां भी प्राप्त कर लिया। तो उसने क्या किया कि अब देखा कि अब ये जो है कंपनी राजनीतिक शक्ति जैसे ही प्राप्त किया तो यहां से ये इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून क्या बनाने लगे, कुछ नियम कानून बनाए, नियम और कानून बनाए। जो नियम और कानून आया सबसे पहले जो आया वो कब आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आया था 1773 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी एक्ट के माध्यम से जो कंपनी है उस पर क्या नियंत्रण स्थापित किया गया, किसका, संसद का, किसका, ब्रिटिश संसद का नियंत्रित स्थापित किया गया कि भाई जो तुम कार्य कर रहे हो, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हो, भारत में धीरे धीरे तुम अपना शक्ति का प्रभाव दिखा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा कि तुम अपना मनमानी नहीं करोगे। इसीलिए वो क्या किया कि नियम और कानून बनाकर उस कंपनी को क्या करने लगा, नियंत्रित करने लगा। ठीक है, यही से शुरुआत होती है। हमारा जो भारतीय संविधान का विकास जो माना जाता है वो कहां से माना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही इसकी भूमिका मानी जाती है कि हमारा संविधान का विकास यही से प्रारंभ होता है। अब होता क्या है, धीरे 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 ये कंपनी जो है अपना राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ सारा चीज देख रेख कर रहा था, उसमें मनमानी करने लगा। मनमानी करने के आधार पर ये कंपनी जो है, ये कंपनी कब तक चला इसके अंतर्गत संवैधानिक विकास 1853 तक। अब कोई पूछेगा कि हमारा भारतीय संविधान का जो विकास हुआ वो भारतीय संविधान के विकास कितने चरणों में हुआ, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। अब देखते हैं कि कैसे 3 चरणों में हुआ। तो पहला जो चरण था यहां लिखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी जो हमारा संविधान का विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी विकास हुई, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 है, चार्टर एक्ट 1813 है, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। यहां तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश के अंतर्गत चल रहा था शासन व्यवस्था। लेकिन 1858 में क्या हुई, क्रांति हुई। क्रांति के बाद क्या हुआ कि संसद पूरी तरह से जो बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको समाप्त कर देता है। यानी यहां जो बीच में यहां नियंत्रित कर रहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको समाप्त करके जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन उसके हाथों में पूरा भारत का बागडोर दे दिया। यानी पूरे भारत पर जो जिसका नियंत्रण होने लगा वो किसका होने लगा, संसद का, ब्रिटिश संसद यानी क्राउन के अंतर्गत नियंत्रण स्थापित हुआ। तो वहीं दूसरा जो चरण होता है भारतीय संविधान का विकास का, जो दूसरा चरण होता है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होता है। वो कब से कब चलता है, यानी ये जो चलता है 1858 से 1947 तक। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। वहां तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारा संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद भारत शासन अधिनियम या परिषद अधिनियम कहते हैं 1861, 1858, 1861, उसके बाद फिर आया 1892, फिर 1909, फिर 1919 और 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था ये 1947 में, यहां तक आया था। उसके बाद भी हमारा संविधान का विकास रुका नहीं, आगे तक चला। और वो किसके नेतृत्व में हुआ, हमारे भारत के लोगों के नेतृत्व में हुआ, यानी भारतीय लोगों के द्वारा हुआ। वो कब से कब चला, तो 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और पूछेगा कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था। इस डेट को इसलिए रखा गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्वराज की मांग की थी, उसके निर्देशन में ये डेट रखा गया 26 जनवरी 1950। ठीक है,
ये 3 स्तर में हमारे संविधान का विकास हुआ। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, और उसके बाद भारतीय के अंतर्गत। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो संसद है उसमें क्या नियम और कानून बनाया, और नियम और कानून बनाने के बाद जो कंपनी थी उसको क्या निर्देश दिया, कि क्या क्या नियम और कानून निर्देश दिया, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये था कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसमें क्या क्या प्रावधान की गई उसको पढ़ते हैं, और उस प्रावधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रभाव पड़ा उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे प्रश्न बनते हैं, पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रश्न बनते हैं, जाहिर सी बात है, नहीं तो क्या जरूरत थी ये सब पढ़ने की। आराम से अपना इतिहास पढ़ते हैं, अपना पॉलिटी पढ़ते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले तो यही पूछता है कि ये किस, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये बना था और आया था भारत। तो ये जो है लॉर्ड नॉर्थ, ये ब्रिटेन के तत्कालीन, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। तत्कालिक मतलब कि जब 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तब उस समय कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। और उसके बाद पूछता है प्रश्न कि ये जो लॉर्ड नॉर्थ है, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना वो पूछता है किस समिति के सिफारिश पे। तो ये लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में एक समिति था जिसको गोपनीय समिति, पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर, तो गोपनीय समिति, किस समिति, गोपनीय समिति के सिफारिश पर। प्रश्न पूछेगा किस समिति के सिफारिश पर यह रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और पारित किया गया, तो गोपनीय समिति के सिफारिश पर। उसके बाद पूछेगा कि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री। अब दूसरे अगली पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट क्या पूछेगा अगला पॉइंट कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस लिए आया, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इसमें और क्या प्रावधान किया गया था, तो इसमें प्रावधान किया गया था जो बंगाल है, क्योंकि उस समय भारत में कुल 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और यहां जो है जो प्रेसिडेंसी थे उसका जो हेड होता था उसको गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गवर्नर कहा जाता था। और वो जो गवर्नर का पद था उस पद को इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बदल दिया, और बदल के क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर पद को बदलकर गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जो गवर्नर का पद था उसको बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फिर पूछता है कि एक प्रश्न बनता है कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे, बंगाल के, ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद क्या किया गया कि ये जो बंगाल के गवर्नर को बदलकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जो मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। यानी जो बंगाल का प्रेसिडेंसी थे उसके अंतर्गत किसको किसको कर दिया गया, मुंबई और मद्रास का। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो निर्णय बंगाल के गवर्नर जनरल लेंगे उस निर्णय को मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को ही मानना होगा। इसका मतलब ये हुआ, उसके अंतर्गत कर दिया, यानी वो जो कहेगा वो करना होगा, उसी के अनुसार चलेगा। ठीक है। उसके बाद और क्या बदलाव किया गया इसमें, और जो बदलाव किया गया, हाँ, ये गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद के निर्माण की गई। कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्यकारी परिषद क्या होता है, जैसे अब हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, मंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री भी निर्णय लेते हैं और उनके साथ मंत्री लोग का भी निर्णय होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी क्या किया गया, पद सृजन किया गया। यानी गवर्नर कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कार्यकारी परिषद इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब कहीं पूछा तो नहीं जाता है, छोटे छोटे एग्जामों, कहीं बड़े एग्जामों में पूछ देगा कि 4 सदस्य थे, तो उनका नाम पूछ देगा कि 4 सदस्य का नाम क्या था, तो लिखवा दे रहा हूं। एक जो था एक का नाम था फिलिप फ्रांसीसी, पहले का नाम था फिलिप फ्रांसीसी। दूसरे कार्यकारी परिषद का जो सदस्य था उसका नाम था मॉनसन कहते हैं, मॉनसन। तीसरे का नाम था क्लेरिंग और चौथा वारवेल था, वारवेल। ये 4 स्टार्टिंग में कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, जिनका काम क्या था, इनका काम क्या था कि ये जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यों में क्या करता है, सहायता प्रदान करते थे या निर्णय लेने का भी कार्य ये कार्यकारी परिषद करते थे। क्या करते थे, निर्णय लेने का कार्य करते थे। ठीक है, यानी कोई भी नियम कानून बनाना होता था तो इन लोग का भी सहमति लेना होता था। ठीक है, ये कार्य था। यहां तक क्लियर है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया, क्या नई नई चीजें इसमें जोड़ी गई। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए, लिख लिए होंगे। अब देखिए और इसमें क्या हुआ,
1774 में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। कहां पर? कोलकाता में। अब पूछेगा, कोई पूछ देगा भाई कोलकाता में क्यों किया गया? कोलकाता इसलिए किया गया क्योंकि बंगाल उस समय का क्या था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बड़ा प्रेसिडेंसी था, और कोलकाता ही वहां का राजधानी था। ठीक है, राजधानी के रूप में कोलकाता ही था, इसलिए वहां पर स्थापित किया है। यानी 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश, कुल कितने? 4 न्यायाधीश थे, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका? लॉर्ड एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश का नाम, एक का था लेमिंस्टर, हाइड और चेम्बर्स। पहला का नाम था लेमिंस्टर, दूसरा का हाइड और चेम्बर्स, तीसरा का क्या नाम था? चेम्बर्स। इसको याद रखिएगा। एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। पूछेगा कि ब्रिटिश भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश लेमिंस्टर, हाइड और चेम्बर्स। ठीक है, ये था। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट क्या जोड़ा गया था? इसमें जो कंपनी थी, कंपनी की देखरेख के लिए एक कह सकते हैं कि कमेटी का गठन किया गया, जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुआ। ठीक है, कोर्ट ऑफ, जिसको नियंत्रक मंडल, कंपनी के नियंत्रण के लिए क्या किया गया? एक के लिए नियंत्रक मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अब पूछेगा इसका कार्य जो होता था ना, ये कंपनी की एक्टिविटी को क्या करता था? देख रेख करता था कि वो कंपनी क्या क्या कर रही है, और उस कंपनी जो कर रही थी उस चीज को कहां पहुंचाता था? ब्रिटेन के संसद में पहुंचाने का कार्य करता था। यानी कंपनी का ये एक गवर्निंग बॉडी कह सकते हैं, गवर्निंग बॉडी जो था, ये देखकर और कहा निर्देश, जो भी सूचनाएं थी वो कहां पहुंचाता था? ब्रिटेन के संसद में पहुंचाता था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो किससे थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, अब हुआ क्या? इसमें कुछ कमी रह गई। उस कमी को दूर करने के लिए एक आया था
एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो आया था 1781 में। बीच में ही एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है ना, उनको गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उच्च न्यायालय के अधिकारिता में क्या रहेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी उनके निर्णय को उच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे वो जो नियम कानून बनाएंगे उस पर किसका हस्तक्षेप नहीं होगा? न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो जो भी नियम कानून बनाएंगे उस पर जो हमारा उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय, उस पर उसका हस्तक्षेप होगा। अगर कानून जनता के विरुद्ध में होगा तो उस पर न्यायालय क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यही आया। उसके बाद और कुछ सुधार करने के लिए एक आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये उस समय के वर्तमान जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब देखिएगा, यहां तक क्लियर है। अब कुछ और सुधार करने के लिए एक और एक्ट आया बीच में जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या? ये उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था? विलियम पिट के द्वारा ये एक्ट आया था। और ये इस एक्ट में हुआ क्या कि इसमें जो राजनैतिक और वाणिज्यिक जो कार्य था उन दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। और राजनैतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बनाया गया? यानी यहां पर एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ कि राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। और राजनीतिक कार्यों को देख रेख करने के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ, रेड से लिख दे रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बनाया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? राजनीतिक कार्यों को क्या करता था? देखरेख करता था, ठीक। दूसरा पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट में, दूसरा पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद था, कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दिया गया। और इस कार्यकारी परिषद को, मतलब कि पहले संख्या 4 थी वो 3 कर दिया गया। और ये जो कार्यकारी परिषद थी, इस कार्यकारी परिषद को
क्या कार्य दिया गया, इसको कार्य दे दिया गया, जैसे सैन्य शक्ति दे दिया गया, सैन्य, उसके बाद राजस्व, सैन्य शक्ति, राजस्व शक्ति, उसके बाद युद्ध, ये सारी कार्यों को देख रेख करने की शक्ति किसको प्रदान कर दी गई, कार्यकारी परिषद को, ठीक है, दे दिया गया। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका कार्य क्या था, राजनीतिक कार्यों को देखना, जितने भी राजनीतिक कार्य थे उसको वो क्या कर रहा था, देख रेख कर रहा था। और ये जो था कार्यकारी परिषद, वो सैन्य, राजस्व, युद्ध के मामले को वो क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो या गलती हुई हो तो अपना भाई समझ के हमें माफ कीजिएगा और बताइए, कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर कहीं सुधार करना होगा तो वो भी राय सलाह आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।